इन एएससी मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग अप्लाइड साइंस क्लास के इस वीडियो में बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ वर्ड प्रॉब्लम की। इसके पहले हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग का फर्स्ट पार्ट उसके इंट्रोडक्शन और एक सॉल्यूशन से है, जिसमें आप बाउंडेड रीजन का सॉल्यूशन देखे हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखे हुए हैं कि अनबाउंडेड रीजन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, और फिर 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन सेगमेंट पर भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसको कैसे देखते हैं। तो उसके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो डायरेक्ट होता है वो तो हम लोग डिटेल्स में देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हों तो प्लीज़ आप वीडियो को बैक करके उस वीडियो को देख करके अपनी अप्लाइड साइंस क्लासेज पर सर्च करके प्लेलिस्ट से उसका निकाल करके वीडियो 12 मैथमेटिक्स से देख सकते हैं। उसके बाद उसी में अब आगे बढ़ते हुए हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं। उसमें 11.1 का एक्सरसाइज भी हम लोग बना चुके थे। 11.2 में जो बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है, और ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में वर्ड प्रॉब्लम ही पूछा जाता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन 12.2 का। इसमें दिया हुआ है कि Erisma wishes to mix 2 types of foods P and Q in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. Food P costs ₹60 per kg and food Q costs ₹80 per kg. From food P contains 3 units per kg of vitamin A and 5 units per kg of vitamin B, while food Q contains 4 units of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम इसमें जितने भी देखिएगा या इस टाइप के जितने होते हैं, देखने में लैंग्वेज थोड़ा सा ज़्यादा लिखा रहता है। आपको उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आप उसको सही तरीके से सोच करके जब उसका बनाएंगे तो बस जितना आप लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम देखें हैं उसी टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा, लैंग्वेज चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। इसमें सबसे पहली बात क्या है, हम लोग कैसे क्वेश्चन में लीनियर प्रोग्रामिंग को फॉर्म करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम कैसे अरेंज करेंगे, इसको पहले देखना है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप बनाए हुए हैं तो उसमें 2 वेरिएबल होते थे। एक ऑप्टिमम होता था, जेड का वैल्यू कुछ दिया रहता था जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता था। तो जो जेड जो होता था वो बेसिकली 2 वेरिएबल पर निर्भर करता था, और उसी एक्स और वाई 2 वेरिएबल के लिए कुछ कांस्टेंट्स दिए रहते थे, उसके बाद हम लोग बनाते थे। तो सबसे पहले इस दिमाग में बैठा रहना है कि वर्ड में हम क्वेश्चन पढ़ करके वर्ड प्रॉब्लम को, और उसमें देखेंगे कि 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 2 टाइप के फूड आइटम को मिला करके एक नया फूड आइटम तैयार करना है आपको। तो 2 टाइप के फूड आइटम का जो अमाउंट होगा वो आपका वेरिएबल हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले लिखा कि लेट रेशमा मिक्सेज X kg एंड Y kg ऑफ फूड P एंड Q रेस्पेक्टिवली। मैंने P का X kg और Q का Y kg लेकर के वो मिक्सर तैयार करती है, ठीक है। तो अब कहता है कि टोटल कॉस्ट कितना होगा। हमको टोटल किसको करना है, तो कभी टोटल प्रॉफिट पूछेगा, कभी टोटल कॉस्ट पूछेगा। तो जो आपसे पूछा जा रहा है, ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में डाइट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, क्वेश्चन प्रॉब्लम, यही सब पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। तो जिसको मिनिमाइज करना हो या जिसको मैक्सिमाइज करना हो उसी को हम प्लस टोटल करेंगे। तो यहाँ हमको कॉस्ट मिनिमाइज करना है, तो कॉस्ट देखेंगे तो पहला टाइप जो है उसका 60 रुपीज़ पर केजी है। आपने X kg खरीदा है, परचेज किया है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 60 × X। उसी तरीके से Q फूड आइटम जो है वो 80 रुपीज़ पर केजी है, और आपने Y kg परचेज किया है तो उसका वैल्यू हो गया 80 × Y। तो टोटल कॉस्ट आपका हो गया 60X + 80Y रुपीज़। क्लियर। अब लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होगा, तो अब इसको पहले जेड मान लीजिए क्योंकि इसी को हमको मिनिमाइज करना है। तो लेट जेड = 60X + 80Y। तो देन द LPP बिकम्स, LPP मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या होगा आपको, तो क्वेश्चन के अनुसार मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज लिखेंगे जेड = इतना।
अब कभी मिनिमाइज करने के लिए देगा, कभी मैक्सिमाइज करने के लिए 2 ही देगा। जो दिया रहेगा उसको वहाँ लिखेंगे, जिसका वैल्यू मैक्सिमाइज करना है उसको हम जेड के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। और जेड में आपका एक्स और दोनों वेरिएबल होगा। इसके बाद सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आप जानते ही हैं कि होता है। तो कांस्टेंट्स में थोड़ी सी सावधानी रखनी, सबसे मेन दिमाग लगाने वाली सोचने वाली बात वहीं पर है। अगर वहाँ आप सही हैं तो बाकी क्वेश्चन आप बना लेंगे, अगर लीनियर प्रोग्रामिंग के सॉल्यूशन को आप सही तरीके से देख चुके हैं, सीख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमको ऐसा कंडीशन अप्लाई करना है जो एक एक आइटम के लिए हो, यानी एक आइटम के लिए दोनों वेरिएबल का जो कंडीशन होता है वही देखना है। स्टूडेंट या जो बनाते हैं बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में आइटम वाइज नहीं देख करके वो गलत कर देते हैं। जैसे इसी में अब दिया हुआ है कि फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी। तो बहुत से लोग इसको क्या करते हैं कि लिख देते हैं कि 3x प्लस 4y 3x प्लस 5y, उसके बाद लेस दैन चाहे ग्रेटर दैन का चिन्ह लेकर के अपना जो लिखना होगा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 3x एंड y लिए, तो आप तो x माने हैं p आइटम को, q माने हैं y माने हैं q आइटम को, और आपको दोनों वेरिएबल से रिलेटेड कांस्टेंट चाहिए। तो a और b लिए, तो a और b को तो हम कुछ माने ही नहीं हैं, ठीक है। फूड आइटम को हमने माना है एक्स वाई, ए और बी कंटेंट को हमने कुछ नहीं माना है। तो एक्स और बी वहाँ पर तो आएगा ही नहीं, ए और बी आपका आइटम होगा। तो एक एक आइटम के लिए, यानी पहले हम एक बार विटामिन ए के लिए देख लेंगे, फिर विटामिन बी के लिए, दोनों का केस देखेंगे। ऐसे सोचना है। अगर ये बात आप समझ गए फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसमें हम लोग पहले विटामिन ए का लेते हैं। तो पी में आपका विटामिन ए है 3 यूनिट पर केजी। तो विटामिन ए की मात्रा कितनी हो गई 3 × x पहले वाले फूड में। अब दूसरे वाले में कितना है, तो दूसरे वाले में क्यू में दिया है कि 4 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए। तो 4y हो गया, y केजी लिए हैं, 1 केजी में आपका 4 मिल रहा है, तो y केजी में 4y मिल गया। तो ये टोटल आपका विटामिन ए कंटेंट हुआ। अब ये विटामिन ए कितना दिया हुआ है, तो आपको दे रहा है कि एट लीस्ट 8 यूनिट। तो एट लीस्ट का मतलब देखिए इसमें हमेशा ध्यान देना है कि एट लीस्ट, एट मोस्ट, दो तरह की बात आएगी। तो एट लीस्ट यानी कम से कम उतना होना चाहिए। तो कम से कम का मतलब क्या कि जो टोटल अमाउंट आप लिखेंगे या टोटल क्वांटिटी किसी भी चीज़ का, वो वैल्यू कम से कम उतना है, यानी वहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे कि ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो इसका मतलब क्या कि 8 या 8 से ज़्यादा होगा ये वैल्यू। तो ये कह रहा था हमारा क्वेश्चन। उसी तरीके से दूसरे में कहा कि विटामिन बी का हम लिए दोनों के लिए। तो पहले वाले में विटामिन बी की मात्रा है 5 यूनिट पर केजी, दूसरे में वाले हैं 2 यूनिट पर केजी। तो यहाँ विटामिन बी के लिए अब ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझना है। और इसके लिए बॉक्स वगैरह बनाने के लिए हम मेथड नहीं बताएं कि फिर उसमें अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम जाएगा, तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वाला रास्ता बताया है कि आप एक एक आइटम को, चूँकि जो माने हैं वो देखना है कि हर एक आइटम में एक्स वाई के टर्म में आपको लिखना है। तो एक एक आइटम में जो नहीं माने हैं उसमें एक्स वाई लिखना है। जैसे यहाँ पर ए और बी का क्वांटिटी हम एक्स वाई नहीं माने थे, हम कभी नहीं लिखेंगे उसको। अब ए में एक्स वाई का देखेंगे वेरिएशन कैसे हो रहा है, बी में फिर देखेंगे कैसे हो रहा है। तो बी वाले के लिए 5x + 2y ग्रेटर देन, इसमें भी एट लीस्ट है 11 यूनिट, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। हमेशा याद रखें कि एट लीस्ट दिया जाए तो जो पहले आप लिखेंगे वहाँ पर ग्रेटर देन का चिन्ह देंगे, अगर एट मोस्ट लिखा जाए तो वहाँ पर लेस देन का चिन्ह देंगे। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो आपका नॉन निगेटिव कांस्टेंट है, ये तो हर क्वेश्चन में रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये आपका बन गया इक्वेशन, तो अब इसके बाद आपका स्टेप क्या होता है, सॉल्व करने की बात आती है। तो सॉल्व करने में पहला स्टेप बनाता है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो इक्वेशन आप बनाएंगे तो इक्वेशन हो गया 3x + 4y = 8, 5x + 2y = 11। सेकंड इक्वेशन हो गया x = 0, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, और y = 0 आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। इसमें भी आप जानते हैं कि x = 0 हमेशा y एक्सिस को कहते हैं,
y इक्वल टू 0 हमेशा x एक्सिस को कहते हैं। तो ये दोनों में वैल्यू चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका नोन है। हमने यहाँ पर एक y एक्सिस x एक्सिस लिख दिया, आप लिख दीजिएगा, वो नोन है, इसलिए नो नीड्स टू राइट देयर वैल्यू चार्ट। ओके, अब इसके बाद ये दो बच गए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। तो वैल्यू चार्ट बनाएंगे। वैल्यू चार्ट बनाने का हम लोग मेथड डिटेल में समझ चुके हैं, कुछ नहीं करना है आपको। एक बार x 0 एक बार y 0 रखना है, अगर दोनों आता है तो कोई अदर पॉइंट रखना है। हम इसमें x को 0 रखते हैं, ओरली कैलकुलेशन हो जाएगा। आप चाहें तो रफ बगल में करके दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो ओरली कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से 0 0 रख करके बहुत सिंपल में आपका हो जाता है। तो 0 तो 4y इक्वल टू 8 हुआ, यानी y का वैल्यू 2 हो गया। फिर y का 0 रखेंगे तो 3x इक्वल टू 8, यानी x का वैल्यू हो गया 8/3। ठीक है, फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए। यहाँ पर 5x और प्लस 2y इक्वल टू 11 है, तो x का वैल्यू जब 0 रखें तो ये 11/2 हो जाएगा। आज जब y का 0 रखेंगे तो आपका हो जाएगा x का वैल्यू 11/5। तो ये दोनों हो गए। अब इसके बाद आते हैं हम उसके ग्राफ पर। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, ग्राफ बनाना। तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले तो ये ग्राफ आप जानते हैं कि एक्स वाई एक्सिस खींचना है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट जैसे था 0 2, तो हमने एक पॉइंट यहाँ डिनोट कर दिया था हमारा ये 0 2। ठीक है, पहला स्टेप। और उसके बाद 8/3 और 0, 8/3 को आप पॉइंट में लेकर के रफ में डिसाइड कर सकते हैं कि पॉइंट कहाँ जाएगा। ये 8/3 है तो 2.67 के अप्रॉक्स जाएगा। यहाँ आपका करीब करीब 6.3 से पहले थोड़ा आएगा, क्योंकि 3 तो ऊपर 9 रहता तब आपका आता 3, लेकिन 3 से कम थोड़ा आएगा। तो यहाँ पर आपका 8/30 यहाँ लिख दिए, और ये आपका हो गया 0.20। अब पहले हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये जो लाइन है आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब इसके बाद दूसरा वाला चलिए, एक हमने पहले भी कहा है कि एक एक लाइन का पॉइंट फिक्स करके उसको ड्रॉ करते चलिए, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो कभी गड़बड़ी में इसका इससे इधर उधर मिल सकता है, ज़्यादा जब पॉइंट होगा तो। इसके बाद है कि इसमें 0 11/2, 11/2 का मतलब 5.5 यहाँ आएगा 6 और 5 के बीच में। तो 0 11/2 यहाँ कर लिए, फिर 11/5 यानी 2.2 और 0, तो 2 से थोड़ा सा आगे जाएगा, 2.2 यहाँ लेकर के और इसको ये मिला दिए। ठीक है, ग्राफ पर आप बनाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, हम तो बोर्ड पर बना रहे हैं आपको अंदाज से। इसके बाद अब हम इसमें देखेंगे ये y इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 0 है, तो चारों का हो गया। अब जब हम इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लिए तो इसके बाद हमारा काम होता है कि उसका शेडेड रीजन निकालना या फिजिबल रीजन निकालना। ठीक है, तो फिजिबल रीजन निकालने के लिए हमने क्या देखा था तरीका, कि हम कोई भी ऐसा पॉइंट ऑप्ट करेंगे। देखिए इसमें ये y ग्रेटर देन 0 है, तो y ग्रेटर देन 0 के लिए तो हमेशा y इक्वल टू 0 ये हो गया, तो ग्रेटर देन 0 y ऊपर की ओर रहेगा। आप देखते भी हैं कि y ऊपर की ओर बढ़ेगा, x इधर बढ़ेगा। तो ये दोनों तो बिना पूछे हुए, बिना ज़्यादा सोचे हुए, इन दोनों के लिए तो आप एरो मार्क दे ही दीजिएगा, ये ऊपर रहेगा ये इधर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बाकी हमको 2 के लिए देखना है। तो देखिए ये दोनों लाइन जो है आपके 0 0 से नहीं पास कर रहे हैं, और आपने सीखा है कि 0 0 से अगर कोई लाइन नहीं पास करता है तो उसके रीजन के डिटर्मिनेशन के लिए सबसे सिंपल पॉइंट होता है 0 0। तो हम 0 0 अगर इसमें पुट करते हैं इन इक्वेशन में, तो क्या आएगा हमारा कि 3 × 0, तो 0 हुआ, प्लस 4 × 0, तो 4 × 0 भी 0 हो गया, तो 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा 8। तो देखिए उसको यहाँ पर हम रफ करके दिखा देते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर आया कि है 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, यानी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो ये बात सही है कि गलत है? तो सीधी सी बात है कि गलत है, 0 तो छोटा होता है। तो ये जब गलत आ गया, इसका मतलब कि इस लाइन 0 जिधर था उधर वाला रीजन नहीं होगा, अपोजिट होगा। ऐसे भी ध्यान रखिए कि ये जब ग्रेटर देन का सिंबल रहेगा तो 0 वाले के अपोजिट होगा, लेस देन का सिंबल रहेगा तो 0 वाले के निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर सब पॉजिटिव वैल्यू दिया रहता है। इसको शेडेड कर लेते हैं। तो हम लोग शेडिंग रीजन में क्या देख रहे हैं
कि यहाँ पर जैसे ये ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन है, इसका एरो मार्क दे दिए हैं, तो हमारे ये पूरा पार्ट पड़ रहा है हमारा शेडेड रीजन। अब इस शेडेड रीजन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, एक यहाँ पर मिला है, एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। ये बाहर हो जा रहा है, ये भी बाहर हो जा रहा नहीं है, तो इसको हम ए, बी और सी डिनोट कर दिए। ए का वैल्यू 8/3 0, इसका 2 1/2, इसका 0 1/2, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको CP निकालते हैं, तो CP में आप देख रहे हैं कि Z = 60x + 80y का वैल्यू निकालना है, तो ये यहाँ पर 8/3 और 0 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर 60 × 8/3 कटा देंगे तो 20 हो गया, प्लस 80 × 0 तो 160 हुआ। यहाँ भी 60 × 2 और प्लस 80 × 1/2 किए तो ये 40 हुआ, कटा दिए तो 1/60 हुआ। यहाँ पर है तीसरा पॉइंट हमारा 0 1 11/2, तो 60 × 0 प्लस 11 × 18 × 11/2 कर दिए तो 40 हुआ। ये भी हो गया आपका 440। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मिनिमम पॉइंट हमको निकालना था, तो मिनिमम हमको मिल रहा है 160। अब आप देखेंगे कि 160 जो मिनिमम हुआ, तो ये चूँकि बाउंडेड रीजन नहीं है, ये अनबाउंडेड है, खुला हुआ है एक साइड में। तो अनबाउंडेड रीजन के केस में आप मिनिमम मैक्सिमम जो पॉइंट निकालते हैं वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है फिजिबल रीजन। तो इसको हम चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए पहले Z रखेंगे, तो Z = मिनिमम वैल्यू 160 रखेंगे यहाँ पर। तो जैसे Z = 60x + 80y है, तो हमने इसको लिख दिया कि 60x + 80y = 160। वैल्यू चार्ट आप बनाएंगे, तो वैल्यू चार्ट में आप यहाँ दोनों पॉइंट के लिए 160 आ रहा है, तो आप चाहे तो ये दोनों पॉइंट भी रख सकते हैं, या फिर अपने मन से हमने एक पॉइंट उसका ले लिया, एक दूसरा पॉइंट हम यहाँ से रख दिए, जैसे इसको 0 रखेंगे तो 80y = 160, y का वैल्यू 2 आ गया। तो आप कोई भी 2 पॉइंट रख सकते हैं। बेहतर होगा कि अगर यहाँ ज़्यादा केस में यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है, तो एक पॉइंट उसको रखिए, दूसरा एक अपने मन से मान लीजिए, नहीं तो दोनों भी रख लीजिए। अब उसका ग्राफ जब खींच रहे हैं, तो ये ग्राफ जो जा रहा है इस इक्वेशन के लिए, ये ग्राफ आप देख रहे हैं कि फिजिबल रीजन ऊपर है, इसके किनारे से निकल जा रहा है, साइड से निकल जा रहा है, उसमें क्रॉस कहीं नहीं किया या इंटरसेक्ट नहीं किया। तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट जो होगा वो होगा, अगर एग्जिस्ट कर जाता है, बीच में क्रॉस कर जाता है, तो मिनिमम पॉइंट नहीं होता है। तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि सिंस द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस द फिजिबल रीजन, इसको क्रॉस कहीं नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर 160 जो हम निकाले हुए हैं, तो वह आपका मिनिमम पॉइंट होगा। तो इसका मतलब कि फाइनल आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि मिनिमम कॉस्ट = 160 रुपीज़ एट ईच पॉइंट लाइंग ऑन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 8/30 एंड 2 1/2। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन देखें। अब इसी टाइप के और भी इसमें जो क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चन को थोड़ा सा हम हिंट दे करके समझाते हैं, उस आधार पर आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे सेकंड का हिंट देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 kind of cake requires 200 ग्राम ऑफ फ्लेवर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, and another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 gram of fat. So find the maximum number of cakes which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in making the cake. तो देखिए यहाँ पर 2 तरह के केक की बात आ रही है, हमको 2 वेरिएबल लेना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ केक्स बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जेड आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ केक को मैक्सिमाइज करना है, तो एक्स + वाई हो गया आपका जेड का वैल्यू टोटल, और इसी को मैक्सिमाइज करना है। तो एलपीपी कितना होगा, तो एलपीपी में होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक चाहिए, तो मैक्सिमाइज जेड = एक्स + वाई। क्लियर, मैक्सिमाइज जेड = एक्स + वाई। और इसके बाद इसके कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होंगे, तो फिर वही बात, एक बार फ्लेवर के रूप में देखेंगे दोनों को, एक बार फैट के रूप में देखेंगे। तो आपका 200 ग्राम है, तो एक में लग रहा है 200 ग्राम, पहले टाइप में तो आप एक्स बनाए हैं, तो 200x हो गया,
प्लस दूसरे में लग रहा है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम y वाला है तो 200x प्लस 100y, और ये इसके लिए कितना है तो मैक्सिमम 5 kg फ्लावर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा लेस देन 5 kg है, उससे कम कर सकते हैं। तो 200 ग्राम, आप 5 kg है वो kg में है, यहाँ पर ग्राम में दिया हुआ है, तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो हो जाएगा आपका कि 200x प्लस 100y लेस देन और इक्वल टू 5000। और दूसरा कांस्टेंट क्या हो जाएगा तो 25x प्लस 50y लेस देन और इक्वल टू 1 kg है, यानी 1000। इसके बाद x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर आप इसको सेम क्लोज रीजन होगा, बाउंडेड होगा, उसके बाद आराम से उसका मैक्सिमम नंबर आप निकाल सकते हैं इस तरह फॉर्मुलेटिंग करके। तो इसी टाइप से आपका सेकंड इक्वेशन भी है, थर्ड वाला भी है कि अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम in its making, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman time. In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman time. यहाँ भी वही चीज़ है, तो पहले आप टेनिस रैकेट की संख्या को x मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ टेनिस रैकेट्स इक्वल्स टू x एंड द नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स इक्वल्स टू y। तो देन जेड इक्वल्स टू हो गया x प्लस वाई, नंबर दोनों का चाहिए, मैक्सिमाइज करना है तो लीनियर प्रोग्रामिंग हो जाएगा आपका मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू x प्लस वाई, सेम उसी टाइप का, सेकंड वाले टाइप का। इसके बाद आप क्या करेंगे नीचे कि फिर आएंगे तो अब दो आइटम है, एक क्राफ्टमैन मशीन टाइम लग रहा है, एक क्राफ्टमैन टाइम लग रहा है। तो अब 1.5 मशीन टाइम लग रहा है ए के लिए और दूसरे के लिए लग रहा है 3 आवर्स। तो 1.5x कांस्टेंट में हो जाएगा 1 प्लस 1.5x प्लस 3y, और ये लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम दिया है 42 आवर्स, तो उससे कुछ कम हो सकता है उतना, तो लेस देन और इक्वल टू 42 एक कांस्टेंट हुआ। दूसरा में है कि पहले में क्राफ्टमैन टाइम 3 लगा तो 3x प्लस दूसरे केस में लगा हमारा 1 आवर तो y, तो 3x प्लस y लेस देन और इक्वल टू, क्राफ्टमैन के लिए 24 आवर है तो लेस देन और इक्वल टू 24। तो इस तरह से आपका क्या क्या इक्वेशन बना कांस्टेंट में इन इक्वेशन 1.5x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 42 एंड 3 प्लस 3x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 24, ये दो गो हो गया। इसके बाद x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो दोनों रहेंगे ही। और इसके बाद आप x y का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो कितना मैक्सिमम नंबर के लिए कितना टेनिस बनाना रैकेट बनाना पड़ेगा, कितना क्रिकेट बॉल बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा फर्स्ट का उसका आंसर कि व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। तो ये एक्स वाई निकल गया। अब नीचे कह रहा है कि इफ़ द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट एंड ऑन ए बैट इज ₹20 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री व्हेन इट वर्क्स एट फुल कैपेसिटी। तो फुल कैपेसिटी पर जब काम कर रही है तो जितना पहले निकाले थे रैकेट और बैट उतना ही आएगा। अब उन दोनों का अलग अलग प्रॉफिट रेट दिया हुआ है तो दोनों प्रॉफिट रेट से अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा, तो बी भी आंसर हो जाएगा आपका। और इसी तरीके से बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस को आराम से समझिए, बनाइए। ये मत सोचिए कि एक क्वेश्चन बना करके वीडियो दिया गया, नहीं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन को ही समझना है और उसके बाद आप उसका प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए क्वेश्चन। और फिर इसमें जो दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके कांटेक्ट कीजिए। और मैं समझता हूं कि अगर आप आराम से समझ करके कम क्वेश्चन को ज़्यादा बार रिपीट करना, 100 क्वेश्चन को एक बार बनाने से ज़्यादा अच्छा होता है एक क्वेश्चन को 100 बार बनाना, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट डेप्थ बढ़ जाएगा। और जब आप समझ जाएंगे अच्छे से तो फिर आप हज़ारों क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप पहले 2-3 क्वेश्चन को अच्छे से बार बार रिपीट करके अपने से बना, एक क्लियर जब बनने लगता है, फॉर्मूला LPP बनाने आ जाएगा तो इसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन बना सकते हैं आप। हम इसके एक और वीडियो लाएँगे
एक्सरसाइज 12.2 के लिए ये पार्ट 1 है। और इसी का एक और लाएंगे जिसमें एक दो और सेलेक्टेड क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हम बना देंगे। और एक ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होता है जो आपके मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स में दिया गया है, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी जानना ज़रूरी है। तो हम लोग इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन और एक ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। बाकी क्वेश्चन में भी जहाँ समझाने की जरूरत पड़ेगी समझाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसका प्रैक्टिस, इस वीडियो को समझ करके और प्रीवियस दोनों वीडियो समझ करके आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। और अगर लास्ट में ऐड हुए हैं या सब्सक्राइब किए हुए हैं बाद में या अभी कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट से प्रीवियस वीडियो को भी देखिए, क्योंकि वो सारे वीडियो भी आपके लिए क्लास में एक एक चैप्टर का, हर एक चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है। तो इसलिए बस केवल प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है, इसके बाद में रिलेशन फंक्शन हम रिपीट करेंगे, नहीं तो बाकी सारा 12th का कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है। मैथ का, केमिस्ट्री वाले सीरीज में केमिस्ट्री का भी चल रहा है। तो ये सारे वीडियोज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, बहुत यूजफुल होंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।